एक नारा आज की शाम शहीदों के नाम, उन शहीदों के नाम जिनका दर्जा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चों से भी ऊंचा है। जिस शासन के अंदर सब देवी देवता भी कैद थे, उनको आजाद कराने वाले उन शहीदों का हम जितना भी उनका काम करें, उनको याद करें, उनको नमन करें, उतना ही थोड़ा है। उन वीर शहीदों का जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी और हंसते हंसते दी, उनको सत सत नमन। हम एक नारा लगाएंगे, वंदे वंदे भारत माता की। साथियों, माताओं, बहनों, यहाँ पर मौजूद अतिथिगण और मंच पर मंचस्थ विद्वजगण, आज हमारे प्रधान जी श्री भगत सिंह जी का इस शहीदी दिवस को बनाने में बहुत आग्रह था और ये होना भी चाहिए कि जो लोग ये कहते कहते मर गए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल जी, आपकी तरह, हम सब लोगों की तरह एक साधारण बच्चे थे, लेकिन बहुत गरीब परिवार से थे। उनका परिवार इतना संपन्न नहीं था और बचपन में जो आदतें अमूमन सब लोगों में होती है, वैसी उनमें भी थी। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन वो कई भाषाओं के विद्वान थे और जैसे लोगों का औरों का बचपन होता है, उसी तरह का बचपन उनका भी था। लेकिन वो आर्य समाज के संपर्क में आए और संत सोमदेव जी के संपर्क में आने के बाद उनकी धीरे धीरे सब बुरी आदतें छूट गई और वो धीरे धीरे देश और समाज के लिए जुड़ते चले गए और वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होते चले गए। और एक बहुत पुराने उस समय क्रांतिकारी थे जिनका मैनपुरी में क्रांतिकारी दल चलता था, गेंदालाल जी, उनके साथ जुड़े और कई क्रांतिकारी गतिविधियों में वो सम्मिलित हुए। बाद में गेंदालाल जी वगैरह सब गिरफ्तार कर लिए गए और बिस्मिल जी उनसे, अंग्रेजों से बचते छुपते निकल गए वहां से। और धीरे धीरे वो लोग जो पैसे के लिए, हथियारों के लिए डकैतियां डालते थे, पहले तो कुछ घरों में डाली जो संपन्न घर थे, लेकिन उनमें भी उनका यह मानना था कि भाई हम केवल धन के लिए जा रहे हैं, हम किसी को दूसरे तरह की हानि नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन धीरे धीरे एक दो डकैतियों में उन्होंने ठाकुर रोशन सिंह जी को शामिल किया और वो डकैती डालने की कला उनमें बहुत गजब की थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कई डकैतियां डाली, उनमें से उनको हिस्से भी गए, लेकिन धीरे धीरे वो बिस्मिल जी के साथ संपर्क में रहे। उन्होंने सारी चीजें समझाई कि हम डकैतियां क्यों डालते हैं, हम अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद कराना चाहते हैं, इसीलिए डकैतियां डालते हैं। धीरे धीरे रोशन साहब उम्र में उन सबसे बड़े थे, बिस्मिल से भी, अशफाक जी से भी, इनसे सबसे बड़े थे। तो वो धीरे धीरे बातों को समझे और पूरी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में वो शामिल हुए। रोशन ठाकुर, अशफाकुल्ला खां साहब और अशफाकुल्ला साहब और बिस्मिल जी बचपन से ही दोस्त थे, लेकिन
एक तो कट्टर नमाजी और एक कट्टर आर्य समाजी, और दोस्ती भी इन दो की हो सकती थी क्योंकि दोनों बुतप्रस्त नहीं थे। और इसी दौरान उन्होंने अशफाक के सामने एक प्रस्ताव रखा ट्रेन डकैती का कि भाई हमें ये ट्रेन लूटनी है, पैसा नहीं है और लोगों को लूटते हैं तो बदनामी बहुत होती है। अंग्रेज सरकार हमको डाकू घोषित करती है, इसीलिए अब हम ट्रेन लूटेंगे और सरकार का पैसा लूटेंगे। तो वो जब बात अशफाक के सामने रखी तो अशफाक पहले तो उन्होंने मना किया कि भाई ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि अशफाक इन सब चीज़ों को ठीक नहीं मानते थे। लेकिन बाद में वो सहमत हो गए और उन्होंने वो ट्रेन डकैती की प्लानिंग कर डाली। उस समय चंद्रशेखर आज़ाद उनके जूनियर थे, वो छोटे थे और वो भी उसमें शामिल हुए। और सचिंद्र नाथ सान्याल के संपर्क में थे राजेंद्र नाथ लहड़ी साहब, जो बंगाल से बनारस आए थे पढ़ने के लिए, और धीरे धीरे वो वहाँ एक पत्रकारिता में जुड़े और एक अखबार भी वो निकालते थे उस समय, उसका नाम था बंगवाणी। और धीरे धीरे वो उसमें जुड़ते चले गए। जुड़ने के बाद एक शाम ऐसा काम हुआ कि उन्होंने उस जिस चीज को सोच रखा था उसको अंजाम देना शुरू किया। धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश थी और उन्होंने 8 डाउन पैसेंजर गाड़ी को लूटने का प्लान बना दिया। अब उसमें भी जिम्मेवारियां बांटी गई कि भाई जो थर्ड क्लास डब्बे हैं उनसे चैन नहीं खींची जाएगी, क्योंकि वो अक्सर खराब होती हैं, तो हमको सेकंड क्लास डब्बे में से जाके चैन खींचनी है जिससे हम अपने इस काम को अंजाम दे सके। तो उसके लिए हट्टे कट्टे लोग, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल साहब भी और अशफाकुल्लाह खां साहब भी बहुत तगड़े थे, शरीर से बहुत तगड़े थे, और चंद्रशेखर आजाद जी बड़े फुर्तीले थे, उनके बारे में कहा जाता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन डकैती का मामला हुआ, उन्होंने घेरा, सबको कहा कि भाई हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमें सिर्फ सरकारी खजाना लूटना है, आप लोग निश्चिंत रहे। उसी समय मनवत गुप्त ने, उनके पास अशफाक जी का माउजर था जर्मनी, और उनसे वो गोली चल गई और उसमें एक आदमी की मौत हो गई और अंग्रेजी सरकार को बहाना मिल गया। उन्होंने उनको उनके भागने के बाद एक चद्दर जो मनमत गुप्त की वहाँ छूट गई, और वो चद्दर को तलाशते तलाशते अंग्रेजी शासन धीरे धीरे इनको पकड़ता चला गया, गिरफ्तार करता चला गया, और धीरे धीरे सब धारा वहाँ पर पकड़े गए। लेकिन सचिंद्र नाथ सान्याल के संपर्क में जो राजेंद्र लहड़ी जी थे वो उस समय बंगाल चले गए और वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। वो काफ़ी दिनों तक बंगाल में रहे और वहाँ बम बनाने की क्रिया को सीख रहे थे। तभी वहाँ पर एक विस्फोट हुआ और अंग्रेजों को पता लग गया बंगाल में, तो वहाँ राजेंद्र नाथ लहड़ी जी को 10 साल की सजा हो गई। और इधर काकोरी का केस चालू हो गया। काकोरी केस में लाड़ी जी का नाम आ गया, और जैसे ही काकोरी केस में उनका नाम आया तो अंग्रेजों ने उनको भी पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। धीरे धीरे राजेंद्र नाथ लहड़ी जी बहुत जो बंगला भाषा को जानते थे, बंगाली में, उनको फांसी उन्होंने 17 तारीख को दी, 17 दिसंबर। और अशफाकुल्लाह बिस्मिल और रोशन ठाकुर को फांसी उन्होंने 19 को दी। उसके पीछे भी कारण रहा, उन्होंने अलग अलग जगह ले जाकर उनको फांसियां दी। उस समय जो कुछ भी देखने को मिला, उन लोगों ने जो कहा, उन्होंने कुछ वसीयतें की हैं अपनी। राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने इस बात को कहा, हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सहकर,
वक्त रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर कि गोद में आंसू जो टपके रुख से बहकर, उनको ही समझ लेना जी बहलाने को, दूर तक याद वतन आई जी समझाने को। तो उन्होंने ये बात कही कि भाई हम भी आराम उठा सकते थे, हम भी ऐश कर सकते थे, माँ बाप ने हमें भी दुखों के साथ पाला था, लेकिन हम तो उनको आखिरी वक्त में कुछ भी नहीं कह पाए। और उनकी माँ शाहजहाँपुर से राम प्रसाद बिस्मिल की माँ को जब पता लगा कि बिस्मिल को फांसी डिक्लेयर हो गई, वो शाहजहाँपुर से गोरखपुर पहुंच गई, तो देखा कि बिस्मिल जी की आंखों में पानी है, आंसू। तो उनकी माँ कहती है, अरे मैं तो सोचती थी बड़ा बहादुर है मेरा बेटा राम प्रसाद, और ये क्या, वो तो रो रहा है, उसके आंख में पानी है। तो बिस्मिल जी कह रहे हैं कि मेरी आंख में पानी और दुख इस बात के लिए नहीं है कि मुझे फांसी हो रही है, कि मुझे अगले जन्म में भगवान इसी माँ को बहादुर माँ का बेटा बना के पैदा करे। ये मेरे खुशी के आंसू हैं जो मेरी आंखों में। तो ऐसे वीर जवान और ऐसी माँ जिसका बेटा कल फांसी चढ़ने वाला है और वो कह रही है कि तेरे आंख में आंसू। ऐसे वीर क्रांतिकारी जिनका हम किसी भी कीमत से, किसी भी तरह से उनका कर्ज अदा नहीं कर सकते। क्या कहा अशफाक ने, अशफाक साहब क्या कहते हैं, ये झगड़े ये बखेड़े मेट कर आपस में मिल जाओ, अबस तफरीफ है तुमको हिंदू मुसलमान की। वो वसीयत कर रहे हैं कि भाई मेरी आखिरी वसीयत ये है, मरने से पहले राम प्रसाद बिस्मिल ने भी अपनी वसीयत की, अशफाक उल्लाह खान ने भी अपनी वसीयत की। उसमें वो कह रहे हैं कि ये झगड़े और ये बखेड़े मेट कर आपस में मिल जाओ, अबस तफरीक है तुमको हिंदू मुसलमान की। और रोशन साहब कहते हैं, जिंदा दिली की जान है रोशन, वरना कितने मरे और फना होते हैं, मरते बिस्मिल रोशन लहरी, अशफाक अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से। ये बात इतिहासों में दर्ज है, लेकिन कुछ ही वर्षों में, अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए कि हम लोगों ने आजाद देश के अंदर क्या क्या किया है। आज हमारा हवा दूषित, हमारा पानी दूषित, हमारा भोजन दूषित, और ये सब दूषित लेने के बाद हमारा विचार दूषित। हम वैचारिक रूप से भी दूषित हो गए। और ये पूरा देश जिनको आजाद कराया गया, कुर्बानी दे दे के कराया गया, आज उनकी हालत क्या है। देश पर करोड़ों रुपए के कर्जे हैं, पूरा देश विदेशियों के यहाँ गुलाम होने जा रहा है, अडानी पूरे देश को खरीद रहा है, कहीं कोई आवाज नहीं है, महंगाई आकाश छू रही है, 12,000 रुपए 12 घंटे का रोजगार, आदमी अपने बारे में सोच नहीं सकता, परिवार के बारे में सोच नहीं सकता, महंगाई आसमान छू रही है। क्या उन्होंने इसी दिन को देखने के लिए फांसी ली थी क्या? यही सब सहने के लिए कि हिंदुस्तान के लोग 100 साल भी आनंद के साथ अपनी आजादी का मजा नहीं ले पाए। अपनी आजादी कहाँ? आज हर बच्चा, हर माँ बाप परेशान है। माँ बाप से पूछो उसका सबसे बड़ा तनाव क्या है? पढ़ाना, बच्चों को कैसे पढ़ाए, महंगाई इतनी है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई। और पढ़े लिखो जिनको माँ बाप ने पढ़ा दिया, उनसे पूछो कि रोजगार नहीं है, हम क्या खाए साहब, कहाँ जाए? तो धीरे धीरे ये आबादी, नया यूथ जितना है वो नशे की तरफ और अपराध की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे में बढ़ते हुए वो राम प्रसाद बिस्मिल जो कहते हैं कि हम भी, वो कहते हैं ना, हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, जैसे कुछ लोग आज आराम उठा रहे हैं घर पे रहकर, वो भी उठा सकते थे। ये मुल्क आजाद नहीं होता। और इस समय, आने वाले समय में जो घटनाएं हो रही है, सुपर सोल्जर
चाइना अब तैयारी कर रहा है सुपर सोल्जर की और जेनेटिकल मॉडिफाइड सोल्जर, जिनके अंदर से दया का बीज निकाला जाएगा। कुछ जंगली जानवरों की ताकत उनके अंदर जनरेट की जाएगी। एक ऐसा जानवर इंसानी रूप में होगा जो रोबोट से भी ज्यादा खतरनाक होगा, जिनको पब्लिक में छोड़ दिया जाएगा। गाजर मूली की तरह काटेंगे लोगों को, उन पर आप अटैक करेंगे, उनको कोई असर नहीं होगा। उनके दिमाग में इस तरह से फीडिंग की जाएगी कि उनको ना दर्द होगा, ना उनको नींद आएगी, ना उनको भूख लगेगी, ना वो खाना खाएंगे। उनको एक टारगेट तो फिट कर दिया जाएगा चिप के माध्यम से। जो एलन मस्क ने अभी कहा कि चिप फिट करनी है, वो सैनिकों के दिमाग में फिट होगी और उसके बाद कोई दया नहीं होगी। नवजात शिशु को भी वो गोद में पकड़ेंगे और ऐसे फाड़ देंगे। वो ऐसे राक्षस नए बनाने की तैयारी दुनिया में चल रही है। हमें ये लगता है कि इस समय उन क्रांतिकारियों के विचारों की ज्यादा जरूरत है, इस देश और सरकारों को समझाने के लिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तभी उनकी असली श्रद्धांजलि हम दे पाएंगे। और उनको ये शाम शहीदों के नाम एक बात और कहना चाहता हूं, ये सभा वाकई ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां ना लाइट हो, जहां ना पंखे चलते हो, जहां ना एसी चलते हो। उन क्रांतिकारियों का अनुभव देखो, साल भर तक कोई जंगल में पड़ा है। चंद्रशेखर आजाद तो एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने 2 पीढ़ियों के साथ लड़ाई लड़ी। राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां के साथ ये रहे तो जूनियर थे, और फिर भगत सिंह और इनके साथ आए तो वो सीनियर थे। उन्होंने 2 पीढ़ियों को देखा, लेकिन उन्होंने भी कसम खाई थी। जब 14 बैत उनको जज ने मारे थे, मारने के ऑर्डर दिए थे, पुलिस वाले ने मारे। उसने कहा कि आजाद आज के बाद आजाद है, पुलिस के हाथ नहीं आएगा। 2 क्रांतिकारी दलों में रहने के बाद भी आजाद पुलिस के हाथ नहीं आए। और उन्होंने अल्बर्ट पार्क में अपने आप को जब पुलिस से घिरे हुए देखा तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग जो 6,80,000 के आसपास लोगों ने इस देश में कुर्बानियां दी हैं, फांसियां खाई हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि अगर राम कोई है तो वो हिंदुस्तान है, और श्याम कोई है तो हिंदुस्तान है। मत जाओ अंधविश्वास के चक्कर में, पढ़ो उन शहीदों को और एक ऐसा देश बनाओ जिसकी कल्पना वो दिन रात करते थे कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए जहां शोषण मुक्त। भगत सिंह क्या कहते हैं? शोषण मुक्त समाज साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ। आज हर कंपनियां साम्राज्यवाद फैला रही है देश में। गांधी जी क्या कहते थे? स्वदेशी ग्राम स्वराज्य की बात करते थे, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की थी, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। अब सरकारें चल कहां से रही हैं? वो बता रहे हैं आप तेल की कीमत ये करो, वो बता रहे हैं आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियां लानी है, वो बता रहे हैं आपको परमाणु प्लांट लगाने हैं, वो बता रहे हैं आपको जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड लाना है, वो कह रहे हैं कि आपको सरसों जेनेटिकल करना है, वो कह रहे हैं कि आपको टैब से पढ़ाई करना। मतलब हिंदुस्तान का आदमी सोचना बंद कर गया है, पूरी तरह से सरकारों ने बंद कर दिया है। सबका सब इम्पोर्टेड आ रहा है। और कभी कभी हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि जब इस देश में सब कुछ इम्पोर्टेड ही आना है, सब कुछ विदेशियों को ही करना है, तो करने के लिए हिंदुस्तानी क्यों? उन्हीं को बुलाओ जिनके लिए कर रहे हैं। सरकारें चुन के लोगों को बेवकूफ बनाने की जरूरत कहाँ है? उन्हीं को बुलाओ ताकि हम लड़ तो सके कि ये अंग्रेज है। यहाँ तो लड़ाई अपनों के साथ हो गई और ऐसों के साथ हो गई जिनके तार वहां जुड़े हुए हैं। इसीलिए रिमोट से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। और मैं खासकर अपनी बात इस बात को लेकर खत्म करना चाहूंगा। भाई ये जो यूथ बैठा है, ये जो बच्चे बैठे हैं, 10 साल के बाद आपको हिंदुस्तान की तस्वीर अलग मिलेगी। हिंदुस्तान का एक एक बच्चा रोटी के लिए तरसेगा। ये व्यवस्था हिंदुस्तान में बन रही है। स्कूल नहीं होंगे सरकारी, खत्म हो जाएंगे सब प्राइवेट दुकानें चलेंगी, क्योंकि उसमें मंत्री संतरी सबने इन्वेस्टमेंट किया है। कॉलेजों में, बड़े बड़े स्कूलों में सब उन्हीं के चल रहे हैं। वो आपके चलने नहीं देंगे, दिन रात बदनाम करेंगे, सारी व्यवस्था को खत्म करेंगे। इसीलिए आपको ज्यादा सजग होने की जरूरत है। मन लगाकर पढ़ो,
मोबाइल से दूर रहो, इन पर अपनी दिनचर्या बर्बाद मत करना, खाना पीना अपना सही रखो, जंक फूड से दूर रहो। हेल्थी वातावरण में तो आप रह नहीं सकते, क्योंकि ये तो सरकारों ने बनाया है पोल्यूशन का सारा इन्वेस्टमेंट। अब वो चीजें आपके दिमाग से ऊपर की हैं जो मैं कहूंगा, इसीलिए उसको कहने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए हम अब नारा लगाएंगे उन शहीदों के नाम, आज की शाम शहीदों के नाम। बोलो वंदे इनकलाब, इनकलाब, जय जवान, जय जवान, तुम मुझे खून दो। और आज के लोग क्या करें, तुम मुझे वोट दो मैं तुझे लुटवा दूंगा, है? तुम मुझे वोट दो मैं तुझे लुटवा दूंगा और ऐसी जगह पिटवा दूंगा जहां से तुम वापस नहीं आओगे। तो उनसे बचना भी है। देखो ध्यान रखना, जीवन में जो फ्री बांट रहे हैं और वोट ले रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भाई, सरकार नहीं चला रहे हैं। एक दिन तुम्हें ऐसे ही लूटेंगे जैसे अंग्रेजों ने लूटा, उससे ज्यादा भयंकर लूट अभी होगी। इसीलिए जो 18 वर्ष के होने वाले हैं उनको आगे जाके चुनाव में वोट डालने का भी अधिकार मिलता है, सोच समझ के डालना है। इसीलिए वंदे भारत माता की, भारत माता की।